हेलो दोस्तों, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी जो एनसीईआरटी की पुस्तक चल रही थी समकालीन विश्व राजनीति कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा था इसके जो दो पहले वीडियो में बना चुका हूँ, तीन चार क्लास बना चुका हूँ। वो पहले देखा था किस प्रकार शीत युद्ध का आरंभ हुआ था, और दूसरी तीसरी क्लास में हमने देखा किस प्रकार शीत युद्ध का अंत हुआ था। हमने देखा था कि किस प्रकार 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, और उसके बाद में 45 में जब युद्ध खत्म हुआ तो पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई थी। एक गुट साम्यवादी सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट था, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट था। तो हमने देखा कि इन गुटों के बीच में लगभग 45 साल तक किस प्रकार विचारधारात्मक लड़ाई चली, जो वास्तव में हॉट युद्ध में कन्वर्ट नहीं हुई थी, और किस प्रकार दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार से बच गई थी। अब हम चर्चा करेंगे कि 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद से लेकर 2010 तक किस प्रकार विश्व राजनीति में अमेरिका की दादागिरी चली थी, और केवल एक महाशक्ति या बोल सकते हो द्विध्रुवीय और एक ध्रुवीय विश्व बन गया था, यूनिपोलर विश्व बन गया था। और 2010 के बाद में किस प्रकार अमेरिका जो विश्व की एकमात्र महाशक्ति था, उसको यूरोपीय यूनियन हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे भारत या रूस हो, ये सब देश उसको किस प्रकार चुनौती दे रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम ये भी देखेंगे यूरोपीय यूनियन की स्थापना कैसे हुई थी, और चीन है इसका उद्भव कैसे हुआ था। इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था टूट गई थी। एकमात्र महाशक्ति बनकर अमेरिका उभर गया था, लेकिन ये एक ध्रुवीयता स्थायी नहीं रही थी। यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में आसियान, और चीन और भारत भी का आर्थिक उभार हुआ। ये तीनों शक्ति केंद्र धीरे धीरे अमेरिकी वर्चस्व को संतुलित करने लगे थे। अब सबसे पहले बात करें, यहाँ पर बाईपोलर वर्ल्ड की बात की गई है कि सबसे पहले हम बात करें यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है। यूनिपोलर, इसके अलावा हम बात करते हैं बाईपोलर, और उसके बाद में हम बात करेंगे मल्टीपोलर क्या होता है। मल्टीपोलर, सबसे पहले यूनिपोलर की बात करें, एक ध्रुवीय विश्व है, और उसके बाद में हम बाईपोलर की बात करें, द्विध्रुवीय विश्व है, और हम फिर मल्टीपोलर की बात करें, बहुध्रुवीय विश्व है। अर्थात बाईपोलर एक ऐसा विश्व होता है जिसमें शक्ति के एक नहीं दो केंद्र होते हैं। आप देख सकते हो 1945 से लेके 1990 तक पूरी विश्व की शक्ति थी, जो पूरा विश्व था यूएसएसआर, और यूएसए के नेतृत्व में लामबद्ध हो गया था। अर्थात दो शक्ति के प्रमुख केंद्र बन गए थे। लेकिन जब जल्दी यूएसएसआर का विघटन हो गया, और 1990 के बाद में बात करते हैं, 2010 तक की बात कर सकते हो, और पूरा विश्व है जो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया था, लोनली पावर या सुपर पावर रह गया था, और पूरा विश्व अमेरिका के नेतृत्व में चला। जैसा अमेरिका ने कहा वैसा हुआ। अमेरिका ने जिसको मारा उसको मारा, अमेरिका ने जिसको छोड़ा उसको छोड़ा। किसी भी राष्ट्र की इतनी औकात नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अमेरिका को चैलेंज कर सके। इवन चाइना भी अमेरिका की नज़रों में आते हुए बचने लगा था। इसके बाद में 2009 की आर्थिक मंदी थी। उसके बाद में अमेरिका की महाशक्ति कुछ कमजोर पड़ी, और चाइना, आसियान जैसी या यूरोपीय यूनियन जैसी महाशक्तियां ये उभर के आगे आई। और अब विश्व देख पाते हो आप, अब विश्व क्या है, मल्टीपोलर है या फिर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है। अब इस केवल और केवल अमेरिका न होकर आज यूएसए भी एक बड़ी पावर है, ये सच है। इसके अलावा हम बात करते हैं चाइना भी एक बड़ी पावर है। इसके अलावा रीजनल पावर में आप इंडिया की भी बात कर सकते हो, और इसके बाद में आप देखते हो ब्रिक्स के देश हैं, जो ब्रिक्स कंट्री है वो भी एक बड़ी पावर है, जो ब्राज़ील है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है। और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन या फिर आसियान के देश भी क्या हैं, एक रीजनल पावर है। तो आज पूरे विश्व में कि एकमात्र एक महाशक्ति अमेरिका नहीं रहकर बहुत से देश हैं वो एक अमेरिका को चैलेंज करने की सिचुएशन में। इवन आप देखते हो जो मिडिल ईस्ट का एक देश है ईरान के द्वारा भी अमेरिका को कितनी तगड़ी चुनौती दी गई, और अमेरिका को झुकने के लिए उसने मजबूर कर दिया था। तो आज अमेरिका पहले की तरह एकमात्र महाशक्ति नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होगी, यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर विश्व में शक्ति का एक ही केंद्र जो 1990 से लेकर 2010 तक अमेरिका था। बाईपोलर शक्ति के दो केंद्र जो 1990 से लेकर 1945 से लेकर 90 तक यूएसएसआर और अमेरिका था। और मल्टीपोलर जिसमें आज देख सकते हो आप भारत है, चीन है, रूस है, ब्राज़ील है, यूरोपीय यूनियन है या फिर आसियान है, बहुत से शक्ति के केंद्र बन गए। अब हम चर्चा करते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी ये कहती है कि 1990 के दशक में शुरू हुए विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय
व्यवस्था के टूटने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि राजनीति और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। इस अध्याय में हम क्या देखने वाले हैं? इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार यूरोपीय यूनियन में एकीकृत और राजनीतिक आर्थिक ब्लॉक बना है, आसियान दक्षिण पूर्व एशिया में एक क्षेत्रीय संगठन जो कि किस प्रकार उभर रहा है, और हम देखेंगे कि चीन ने किस प्रकार आर्थिक विकास, तेज आर्थिक विकास और उभरती महाशक्ति का रूप ले लिया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, किस प्रकार यूरोपीय यूनियन बना था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हुआ क्या, 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ने यूरोप को तबाह कर दिया। आपको मैं बता दूं 1919 से 1914 से 1919 या 18 बोल सकते हो, और उसके बाद में 1939 से 45 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो, ये दोनों ही इन दोनों युद्धों ने सबसे ज़्यादा किसी को प्रभावित किया था तो यूरोप को किया था। जो यूरोप के देश जो 1915 से पहले पूरी दुनिया की राजनीति तय करते थे, पूरी दुनिया में दादागिरी करते थे, इवन पूरी दुनिया का नेता लीडर कौन हुआ करता था? ब्रिटेन हुआ करता था, इससे पहले फ्रांस हुआ करता था, इससे पहले स्पेन हुआ करता था, और वही देश 1945 के बाद में अमेरिका के पिछलगू बन के रह गए थे। ऐसी सिचुएशन आ गई थी, अमेरिका के कर्जदार बन गए थे। जो देश दुनिया भर को कर्जा देते थे वो देश क्या बन गए? दुनिया के कर्जदार बन गए, अमेरिका के कर्जदार बन गए। तो इन लोगों ने एक बात सोची कि हम पहले आपस की फूट या दुश्मनी की वजह से हम क्या कर गए, हमारा एकदम विकास नहीं हुआ और हम एकदम मतलब आज एक पिछलगू बन गए। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यदि अपने को विकास करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एकजुट होकर सहयोग करना पड़ेगा, ताकि हम आर्थिक रूप से विकास कर सकें, ताकि हम सामाजिक रूप से आगे बढ़ सकें, ताकि हमारी जो जनहानि हुई है उसको हम कम कर सकें और चीज़ों को भुला सकें। तो क्या हुआ, यूरोपीय नेताओं ने क्षेत्रीय एकता और भविष्य में युद्ध रोकने का एकमात्र तरीका माना। अमेरिका ने मार्शल योजना से यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद की। नाटो द्वारा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई। 1948 में जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था या यूरोपीय ये कोयला इस्पात संयंत्र था, और 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन इसी दिशा में आगे के कदम थे। दोस्तों हुआ क्या था, आपको पता है, एक तो यूएसए था और एक यूएसएसआर था। यूएसए के नेता थे ट्रूमैन, ये प्रधान वहाँ के राष्ट्रपति थे। यूएसएसआर के नेता थे स्टालिन। कौन थे? स्टालिन। यूएसए के द्वारा जो विचारधारा अपनाई गई थी वो पूंजीवाद था। कौन सा? पूंजीवादी विचारधारा था। और यूएसएसआर के द्वारा जो विचारधारा अपनाई गई थी वो समाजवादी कह सकते हो या फिर साम्यवादी। जो समाजवाद का एक्सट्रीम रूप होता है वो साम्यवाद होता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था अपनाएगी। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, 1945 का युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद में पूरी दुनिया यूएसए और यूएसएसआर के नेतृत्व में लामबंद होने लगी थी। तो अब जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो इधर यूएसएसआर के नेतृत्व में नहीं चले जाएं, साम्यवादी व्यवस्था नहीं अपना ले, इसलिए अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों के आर्थिक विकास के लिए एक योजना या फिर पैसा दिया था। क्या दिया था? मोटा धन दिया था। उसको मार्शल योजना कहा गया। वहाँ के जो एक कोई अधिकारी थे मार्शल, उनके नाम पे उनके जो विचारों की उपज थी, तो मार्शल योजना कहा गया। मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने क्या किया था? पश्चिम यूरोप के देशों को आर्थिक विकास करने के लिए, आर्थिक विकास में वापस उभरने के लिए, जो जनहानि हुई थी उससे वापस उभरने के लिए मोटा पैसा दिया था। इसे मार्शल योजना कहा गया था, ताकि पश्चिमी यूरोप के देश यूएसएसआर के नेतृत्व में नहीं जाएं, यूएसएसआर की विचारधारा नहीं अपनाएं और पूंजीवाद को अपनाए रखें, ठीक है। इस योजना से क्या हुआ? इस योजना से जो पश्चिमी यूरोप के देश थे वो अमेरिकी गुट के पिछलगू होके रह गए थे। इसके बाद में ये जो इसके खिलाफ जो योजना चलाई थी यूएसएसआर ने पूर्वी यूरोप के देशों के, कि ताकि वो क्या कर लें, सोवियत संघ के चंगुल में फंसे रहे। और इसने योजना चलाई थी माल्डोवा योजना। कौन सी? माल्डोवा योजना, माल्टा योजना या फिर माल्टा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें हुई थी। अब क्या हुआ, इससे नाटो ने दूसरी एक जो अमेरिका के नेतृत्व में 1949 में नाटो बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये बोल दिया गया कि नाटो के जितने भी मेंबर होंगे उसकी सबकी सुरक्षा अमेरिका करेगा, और नाटो के देशों में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई थी। और 1949 में ये संगठन बन गए थे। अब क्या हुआ, 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है मार्शल योजना क्या है, 1 नंबर 2 नंबर में, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं यूरोपीय यूनियन का स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहले तो कोई आपको ये पूछ ले यूरोपीय यूनियन कैसा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय है, अधिराष्ट्रीय है या फिर अंतर सरकारी है, कैसा संगठन है। तो यूरोपीय यूनियन एक सुपर नेशनल या अधिराष्ट्रीय संगठन है जिसका एक झंडा है, जिसमें 12 सुनहरे तारे हैं। इनका गान है ओडे टू जॉय है। स्थापना दिवस है 9 मई को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और साझी मुद्रा, इनकी जो
करेंसी है, साझी करेंसी, वो यूरो है, और साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी है इनकी। ये एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह क्या करता है, का आर्थिक और राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य सभी स्तरों पे काम करता है। तो आप ध्यान रखना, इसका एक झंडा है जिसमें 12 सुनहरे तारे हैं। इनका जो राष्ट्रगान है ओडी टू जॉय है। इनका प्रतिवर्ष स्थापना दिवस है 9 मई को मनाया जाता है। और इनकी जो आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सभी सैन्य स्तरों तक ये सारा काम करता है। ये सब चीज़ें। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है यूरोपीय यूनियन का जो मानचित्र है ये आपको पता है नहीं, यूरोपीय यूनियन में कौन कौन से कंट्री आते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा ध्यान में होना चाहिए। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो देखो मेरे मित्रों, सबसे पहले बात करें जो डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है। जो स्कैंडिनेवियाई कंट्री है वो यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं। स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, इसके जो लगने वाली कंट्री है वो स्कैंडिनेवियाई, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड ये इसके मेंबर है। इसके अलावा जो ये जो आपका बाल्टिक स्टेट है, अर्थात बाल्टिक सागर से सीमा लगाने वाले राज्य हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये इसके मेंबर हैं। इसके बाद हम बात करें पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, रोमानिया और बुल्गारिया ये इसके मेंबर है। उसके बाद में हम बात करें ग्रीस है, माल्टा है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है और आयरलैंड मेंबर है। और 2016 या फिर 2020 से पहले क्या था, ब्रिटेन भी इसका मेंबर था, लेकिन 2020 के बाद में ब्रिटेन इसका मेंबर नहीं है। तो आपको इन देशों के नाम ध्यान में रखने हैं। यूरोपीय यूनियन या यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं, करीब करीब 28 देश हैं, वो इसके मेंबर है। यूक्रेन को भी इसका मेंबर, ये यूक्रेन है, यूक्रेन को भी इसका मेंबर बनाने की बात चल रही है। यूक्रेन है यहाँ पर यूक्रेन है। तो आप ये ध्यान रखना कौन से देश हैं, 3 ये देश हो गए, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क हो गया। इसके अलावा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया आ गया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। ग्रीस है, माल्टा है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम अब नहीं है, आयरलैंड इसका मेंबर है। तो ये देखो, ये जो आपको ब्लैक देश दिख रहे हैं ये वो देश हैं जो पूंजीवादी गुट के थे पहले से, और अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका के साथ नाटो के मेंबर थे। किसके मेंबर थे, ये नाटो के मेंबर थे। लेकिन 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, किसका हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और ये सारे देश 1990 से पहले जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं ये सोवियत संघ के समाजवादी व्यवस्था वाले देश हैं। सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में ये सारे देश कहाँ आ गए थे, 2004 में लगभग कहाँ आ गए थे, ये यूरोपीय यूनियन में सदस्य बन गए थे। तो ये आप थोड़ा सा कई बार ध्यान रखोगे, ठीक है। अब हम वापस अपनी टॉपिक पे चलते हैं। मुझे टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इस वजह से थोड़ी समस्याएं मेरे सामने जरूर आती है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। यूरोपीय यूनियन के बारे में चर्चा कर ली हमने। अब यूरोपीय यूनियन इतना पावरफुल क्यों है, यूरोपीय यूनियन के पास ऐसा क्या है कि अमेरिका जैसे देश भी यूरोपीय यूनियन की बात को नकार नहीं सकते, उनकी बात को टाल नहीं सकते हैं, ऐसी क्या समस्या है। तो देखो, यूरोपीय यूनियन की जो जीडीपी है वो एक बहुत बड़ी जीडीपी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। 2024 में इनकी जीडीपी थी जो 19.35 अरब डॉलर की जीडीपी थी, तो जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उस समय दूसरी थी, अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो किसकी है, वो चाइना की है दोस्तों। अमेरिका की लगभग 27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और वहीं चाइना की बात करें तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर की है। और इसके बाद में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो इसकी है। इनकी एक सबसे बड़ी मुद्रा है यूरो, जिसको 20 देशों ने अपना रखा है, जो कि अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने लायक है, क्योंकि यूरो में ये सभी सदस्य देश हैं यूरो में व्यापार करते हैं। इसके बाद में विश्व व्यापार, अमेरिका से 3 गुना अधिक इसके विश्व व्यापार में हिस्सेदारी है, क्योंकि देश ज़्यादा है ना, 28 देश हैं, तो ज़्यादा हिस्सेदारी होनी स्वाभाविक सी है। इनका सैन्य बजट अमेरिका के बाद में पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट है, लेकिन ये सैन्य बजट 27 देशों का मिला के है, एक देश का नहीं है। और अमेरिका का लगभग $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन जो बजट है, उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा इसका है। इनके पास परमाणु हथियार है। इनका एक सदस्य है फ्रांस के पास लगभग 335 परमाणु हथियार है। तो ये एक बड़ी बात है। हालांकि इसका यूरोपीय यूनियन का एक सदस्य और था, कौन सा, ब्रिटेन, उसके पास भी परमाणु हथियार था। 1952 में उन्होंने परमाणु बम बना लिए थे, लेकिन 2020 में यूरोपीय यूनियन से वो बाहर हो गया और अब वो इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है ये बात। और जो यूरोपीय यूनियन के फ्रांस वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसमें परमानेंट मेंबर भी है, उसका सदस्य, ठीक है। उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस है वो स्थायी सदस्य है। तो अब आपको एक बात ध्यान रखने से, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, इसमें जो परमानेंट मेंबर हैं उनकी संख्या है 5,
जिनके पास क्या होता है, वीटो पावर होता है। क्या होता है, वीटो पावर होता है। इन 5 देशों में कौन है दोस्तों, इन 5 देशों में यूएसए है, इसके अलावा रूस है, इसके अलावा चीन है, इसके अलावा यूके ब्रिटेन है और इसके अलावा फ्रांस है। तो ये आप नाम ध्यान रखना। 5 परमानेंट 5 कंट्री कौन सी है, यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस, ये है। ठीक है, और विश्व अंतरिक्ष और संचार में विश्व में दूसरा स्थान ही रखता है। तो ये बहुत बढ़िया एक एलिमेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या कोई भी अमेरिका भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता, ये चीज़ है। अब एनसीईआरटी का क्या कहना है, एनसीईआरटी कहती है विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में ये काम करता है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर भी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इसकी कुछ सीमा और चुनौतियां भी है। दुनिया की कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी महाशक्ति हो, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, उनकी जो एक प्लस पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं मजबूत पक्ष होता है, तो उसका एक कमजोर पक्ष भी होता है। कोई भी व्यक्ति होता है, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है, उसके अंदर कुछ बुराइयाँ भी होती है। उसका मजबूत पक्ष होता है तो उसका कमजोर पक्ष भी होता है। ठीक इसी प्रकार यूरोपीय यूनियन एक मजबूत पावरफुल शक्ति है, इसके बावजूद उसकी कुछ चुनौतियाँ हैं, उनके सामने उसकी कुछ सीमाएँ भी है। तो लिमिटेशन भी बात चर्चा कर लेते हैं। यूरोपीय यूनियन के अनेक सदस्यों की अपनी अपनी विदेश और रक्षा नीति है। इराक युद्ध 2003 को ले लो आप। 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के सदस्य देश थे, उन्होंने इराक के सद्दाम हुसैन पे अटैक किया और सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी दे दी। अब क्या हुआ, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थी टोनी ब्लेयर, उन्होंने तो अमेरिका का एकदम अनुसरण किया, अमेरिका ने जैसे कहा उन्होंने कहा, अमेरिका के साथ थे। लेकिन दबी जुबान फ्रांस और जर्मनी था, उन्होंने क्या किया था, अमेरिका का विरोध किया था। और वर्तमान में भी आप देख सकते हो, वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है, वो थोड़ा सा अमेरिका के प्रति सॉफ्ट रवैया अपनाते हैं। वहीं आप देखते हो जो फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारे के अमेरिका के ईरान युद्ध के बीच में आपने देखा, ये सारे के सारे यूरोप महाद्वीप के देश किसके खिलाफ हो गए थे, अमेरिका के खिलाफ हो गए थे। तो ये एक चीज़ आपने देखी थी कि ईरान युद्ध में अमेरिका अलग थलग पड़ गया और अमेरिका को ईरान ने झुका दिया था। तो नाटो के कोई भी देश इनको सहयोग करने के लिए नहीं आए थे, स्पेन हो चाहे कोई भी देश हो। यही यूरोपीय यूनियन की सामूहिक नीति की एक सीमा है। ब्रेक्जिट क्या था, 2016 में ब्रिटेन के लोगों को ऐसा लगा कि यूरोपीय यूनियन में रहने से अपने फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ब्रिटेन एक विकसित राष्ट्र है और ब्रिटेन की जनसंख्या भी कम है, और जबकि यूरोपीय यूनियन में बहुत से गरीब देश भी हैं। और यहाँ पर एक 1985 में सांगेन वीज़ा चलाया गया था। सांगेन वीज़ा के माध्यम से यूरोपीय यूनियन के जितने भी 28 देश हैं, उनके सदस्य किसी भी देश में काम करने के लिए वीज़ा फ्री आवागमन कर सकते हैं। वो टूरिस्ट करने के लिए कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं, मतलब वीज़ा फ्री आवागमन सुनिश्चित किया गया था। तो ब्रिटेन के लोगों को लगा कि यूरोपीय यूनियन के गरीब देश हैं, वो हमारे देश के संसाधनों को क्या अपने हड़प रहे हैं, या फिर हमारे देशों की नौकरी खा रहे हैं। यहाँ से लोग जाके वहाँ पर नौकरी पा रहे थे, और ब्रिटेन के लोगों के जो नौकरियाँ हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो रही थी, उन लोगों का संसाधन ये हड़प रहे थे। तो उनको लगा, तो उन्होंने 2016 में वहाँ पर एक जनमत संग्रह करवाया, जनमत संग्रह रेफरेंडम करवाया कि हमें यूरोपीय यूनियन का मेंबर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो 51.9%, लगभग 52% लोगों ने इस बात के पक्ष में वोट किया कि ब्रिटेन को क्या करना है, ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं रहना है। और फिर फाइनली जनवरी 2020 में क्या हुआ, जनवरी 2020 में ब्रेक्जिट हो गया, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो गया। इसे ही क्या बोला गया है, ब्रेक्जिट। ब्रिटेन एग्जिट हो गया कहाँ से, यूरोपीय यूनियन से। 2016 से 20 51.9 ब्रिटानी मतदान है, यूएस से बाहर, और जनवरी 2000 में ये कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा कुछ इसके देश हैं जो यूरोपीय यूनियन की साझी मुद्रा यूरो है, उसका डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश हैं, वो इनका विरोध भी करते हैं। इन्होंने दोस्तों 2003 में संविधान बनाने की कोशिश की थी, जो कि असफल रहा था। हालांकि इनका एक जो देखो एक साझी बैंक है, इनकी एक साझी संसद है, इनका साझा झंडा भी है, इनका साझा राष्ट्रगान भी है, ये सारी चीज़ें इनके पास है, और इनकी एक मुद्रा भी है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए इनका क्या नहीं है, निम्न में से यूरोपीय यूनियन का साझा क्या नहीं है, बैंक, संसद, झंडा और संविधान। तो इनका साझा संविधान नहीं है। हालांकि इन्होंने 2003 में संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन साझा संविधान नहीं बना पाए, संविधान अलग अलग है। तो बैंक है, संसद है, झंडा है, गान है, मुद्रा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपने देखा 2022 से 25 के बीच में जो यूक्रेन संकट था, इस यूक्रेन संकट में भी सुरक्षा नीति को नई चुनौती दी गई थी कि रूस ने इस पर अटैक कर दिया। और हालांकि यूरोपीय यूनियन के बहुत से देशों ने यूक्रेन को सहायता भी की थी। और अभी 2022 से 25 का जो एरा है, उसमें जो अभी यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाने की बातचीत
बातचीत भी चल रही है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार यूरोपीय यूनियन बना है। क्या शुरुआत में ही बन गया था या फिर इसका भी कोई पड़ाव है? तो आपको सभी को पता होगा, कोई भी संगठन बनता है तो एक दिन में उसका निर्माण नहीं होता है, उसके कुछ चरण होते हैं, धीरे धीरे वो बनता है। जिस प्रकार हम देखते हैं जो यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, इसमें भी लगभग कितने चार्टर थे, उनमें अलग अलग अटलांटिक चार्टर था, कभी और जो अलग अलग चीज़ों पे वाशिंगटन सहमति थी, सब चीज़ों पे समझौते के बाद में चीज़ें हुई थी। तो यहाँ भी हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1951। 1951 में 6 देश थे। फ्रांस था, पश्चिमी जर्मनी था, इटली था, बेल्जियम था, नीदरलैंड था, लग्जमबर्ग था। ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस संधि से यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया, ECSC का गठन किया। इसके अब ये देश कौन से, तो ये ध्यान रखना, एक तो है फ्रांस है, इसके अलावा इटली है और इसके अलावा पश्चिमी जर्मनी है और उसके अलावा बेनीलक्स से आप याद कर सकते हो, बेनीलक्स। ये बेनीलक्स क्या है, आप लक्स की साबन लेके आते हो तो आप देखो बेल्जियम, NI नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो आप कैसे ध्यान रखोगे, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, बेनीलक्स से आप याद करोगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पर पश्चिमी जर्मनी क्यों? आज तो हम तो पढ़ते हैं मैप में केवल जर्मनी है। तो आप सभी को बता दूं मैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था उस समय जर्मनी का विभाजन हो गया था। जो पूर्वी जर्मनी थी वो सोवियत संघ के नेतृत्व वाली साम्यवादी विचारधारा को अपना लिया था, अर्थात वार्सा पैक्ट में शामिल हो गया था। और पश्चिमी जर्मनी था, उसने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले नाटो में शामिल हो गया था। लेकिन जब युद्ध या फिर सोवियत संघ का डिक्लाइन हुआ, इससे पहले 1961 में क्या दोनों देशों के बीच में, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में लगभग 150 किलोमीटर की दीवार खड़ी कर दी गई थी कि इधर से लोग इधर नहीं आ सकते हैं। अर्थात ये विचारधारात्मक लड़ाई का प्रतीक थी कि इससे इधर इस दीवार की पूर्व की साइड में क्या है, इस दीवार के पूर्व की साइड में साम्यवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है और पश्चिम की साइड में पूंजीवादी विचारधारा है। लेकिन ये दीवार ज़्यादा समय तक लोगों के दिलों को बांध के या फिर दरार पैदा करके रख नहीं पाई और फाइनली नवंबर 1989 में ये दीवार तोड़ दी गई और अक्टूबर 1990 में जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। और 1990 में जर्मनी का एकीकरण होने के साथ ही दोनों जर्मनी एक हो गई और वो जो विचारधारात्मक अंतर था वो लोगों के दिलों को ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रख पाया था। तो ये चीज़ भी आप देखने को मिलेगी। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 1957 में रोम संधि आती है। ये संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखना आप पेरिस संधि हो, रोम संधि हो या फिर शेंगेन संधि हो, फिर मास्ट्रिक्ट संधि हो या फिर जो एक संधि और आएगी 2009 वाली, तो ये मिस्किन संधि थी, ये इसका बारे में ध्यान रखना। तो रोम संधि के द्वारा क्या हुआ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया। जनवरी 1973 में क्या हुआ, देखो ब्रिटेन शुरुआत में इसका मेंबर नहीं था। ये 6 देश क्या बने हैं मेंबर, इन्होंने शुरुआत की है। शुरुआत करने के बाद में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ये किस में शामिल हो गए, यूरोपीय समुदाय में शामिल कब हो गए, जनवरी 1973 में हो गए थे। उसके बाद में जून 1979 में क्या हुआ, यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। यूरोप की लगभग 650 या 700 सदस्यों की एक, जो यूरोपीय यूनियन के सभी सदस्य हैं उनकी एक साझा संसद है। अर्थात यूरोपीय यूनियन के सभी सदस्य देशों की जनता है वो डायरेक्ट यूरोपीय यूनियन के लिए संसद के सदस्यों के लिए चुनती है, चुनाव करती है और उसके बाद में क्या करती है, उसके बाद में यूरोपीय यूनियन की संसद का निर्माण होता है। और ये इसके पहले चुनाव कब हुए थे, जून 1979 में थे। इसके बाद में आप बात करो 1981 की, तो यूनान है जो इसको ग्रीस बोलते हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय में 1981 में शामिल हो गए। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। जून 1985 में शेंगेन संधि पे हस्ताक्षर हुए, सदस्य देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त हो गया। 1985 में यूरोपीय यूनियन के द्वारा शेंगेन संधि अपनाई गई। शेंगेन संधि क्या थी मित्रों, यूरोपीय यूनियन के जितने भी सदस्य देश हैं, या तब तक वो यूरोपीय यूनियन बना नहीं था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, इसके जितने भी सदस्य देश हैं वो एक देश से दूसरे देश में बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के वो आ जा सकते हैं। इसे ही क्या बोला गया था, शेंगेन संधि बोला गया था। इसमें ये चीज़ हुई थी। जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी किस में शामिल हो गए थे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हो गए थे। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था और पश्चिमी जर्मनी पहले से था और पूर्वी जर्मनी और आ गया। फरवरी 1992 में क्या हुआ, मास्ट्रिक्ट संधि हुई थी। ये संधि सबसे इंपॉर्टेंट है। इस संधि के तहत यूरोपीय यूनियन की विधिवत स्थापना हुई। जो आज तक मास्ट्रिक्ट संधि 1992 से पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी था, वो इस संधि के बाद में फाइनली आज अपने सामने क्या दिख रहा है, यूरोपीय यूनियन दिख रहा है। और जनवरी 1993 में, इस संधि के बाद में जनवरी 1993 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदल के यूरोपीय समुदाय कर दिया गया था, ये ध्यान रखना। इसके बाद में जनवरी 2002 में क्या हुआ, तो इसकी जो नई मुद्रा यूरो थी,
जिसकी करेंसी जिस प्रकार भारत की करेंसी रुपया है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, चाइना की करेंसी युआन है ना, जापान की करेंसी येन है, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग पाउंड है, इसी प्रकार यूरोपीय यूनियन की करेंसी मुद्रा यूरो है दोस्तों। तो यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपना लिया, वर्तमान में लगभग 20 सदस्य देशों ने अपना रखा है। उसके बाद में 2004 की बात आती है। 2004 में इसमें 10 देश शामिल हुए। तब आपका सवाल ये होगा कि सर ये 10 देश कौन से हैं, 10 देश आ कहाँ से गए? तो मैंने आपको मैप पढ़ाते टाइम एक बात बोली थी कि 10 देश वो हैं जो पहले साम्यवादी गुट इसमें सोवियत संघ में शामिल थे, और 1990 में इसका पतन हो गया सोवियत संघ का, और इसके बाद में सारे के सारे देश 2004 में किसके मेंबर बन गए? वो यूरोपीय यूनियन के मेंबर बन गए। ये 10 देश कौन से हैं? ये साइप्रस है, चेक गणराज्य है, एस्टोनिया है, लात्विया है, लिथुआनिया है, हंगरी है, माल्टा है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, स्लोवानिया है। तो इन देशों के नाम दे। कई बार आपको पूछ लिया जाएगा 2004 में यूरोपीय यूनियन के कोई 5 नए सदस्य बने, उनके नाम साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, हंगरी, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया। तो ये देश इसके मेंबर बन गए थे। अब आगे क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया भी इसके क्या बन गए थे? मेंबर बन गए। और स्लोवेनिया ने भी क्या अपना लिया? यूरो अपना लिया, अर्थात इसकी मुद्रा है वो यूरो अपना लिया था। इसमें जो ये सारणी दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में दिसंबर 2009 की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको हम लिस्बन संधि बोलते हैं। लिस्बन संधि क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें चर्चा करने की जरूरत है। यू को अधिक, जो लिस्बन संधि थी 2009 वाली, इस संधि से यूरोपीय यूनियन है उसको अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया। क्या बनाया गया? इस संधि के माध्यम से यूरोपीय यूनियन को अधिक लोकतांत्रिक बनाया गया, अधिक आप बोल सकते हो मजबूत किया गया, मजबूत, कुशल और सशक्त किया गया। और यहाँ पर जो यूरोपीय यूनियन का जो एक अध्यक्ष होता है, यहाँ यूरोपीय यूनियन का एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष पद भी इस लिस्बन संधि के माध्यम से स्वीकृत किया गया। और अभी जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये इसकी अध्यक्ष है और इस पद को स्वीकृत किया गया। इसके अलावा इसमें जो यहाँ से यूरोपीय यूनियन से कोई देश बाहर भी निकल सकता है, कोई भी देश इससे बाहर भी जा सकता है, इसकी प्रक्रिया भी लिस्बन संधि के माध्यम से सुनिश्चित की गई थी। और उसका उपयोग करके 2016 में ब्रिटेन ने बाहर जाने की ब्रेग्जिट प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आप सभी को पता है ब्रेग्जिट प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और इसमें ये जो बाहर जाने का ये प्रावधान है, ये यूरोपीय यूनियन का संविधान का जो 50वां अनुच्छेद है, अनुच्छेद 50 है, इसके तहत ये प्रक्रिया प्रावधान जोड़ा गया था। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में यूरोपीय यूनियन है विश्व शांति के लिए बहुत ही सही देश रहा है। यूरोपीय यूनियन की स्थापना होने के बाद में आज तक इन्होंने बहुत से विवादों को आराम से सुलझा है, किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा युद्धों में नहीं उलझे। तो इसको 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था। और 2013 में क्रोएशिया देश है वो इसका 28वां सदस्य देश बन गया था। उसके बाद में 2016 में ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट कर लिया। ब्रिटेन क्या हो गया? इससे एग्जिट हो गया। ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी है। जनवरी 2020 में ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से यूएई से बाहर हो गया था। दोस्तों 2018 का जो आरएस मेंस था उसमें ब्रेग्जिट पे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? क्योंकि लगभग ये जो 2018 का मेंस था वो 20 में हुआ था और उस समय ये चीज़ें हुई थी, तो तुरंत ये करंट का क्वेश्चन था, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में 2022 से 25 में रूस यूक्रेन युद्ध में यूयू की सक्रिय भूमिका रही। यूक्रेन की सदस्यता प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, अर्थात यूक्रेन को इन्होंने सहायता भी दी थी। अब ये चीज़ें हो गई। अब हम देखने वाले हैं कि ये यूरोपीय यूनियन था। यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के संबंध कैसे रहे? तो यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे। हाँ, हालांकि बहुत सी जो मुद्दे हैं, जो फाइटोसैनिटरी वो एक्ट है उसके माध्यम से भारत के अल्फा जो आम वगैरह हैं उन पे वो प्रतिबंध भी लगाता है, क्योंकि ये जो पेटेंट है या फिर बात करें तो बहुत सी जो स्वास्थ्य संबंधी नियम है उनका उल्लंघन करता है, या फिर उन नियमों के आड़ में वो उनके वहाँ पर बेचने में प्रतिबंध भी लगा देते हैं। हालांकि एक अच्छी बात ये है 2025 में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में एक एफटीए साइन हुआ है,
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें बहुत सी चीज़ों को भारत को रियायत मिलेगी, उसको व्यापार बढ़ेगा और भारत के साथ उनका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब आपको जो 12वीं क्लास में बच्चे हैं उनको कई बार पूछ लिया जाएगा कि जो FTA 2025 में हुआ था वो किसके बीच में साइन हुआ, यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में 2025 में FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है और इनके संबंध है बहुत ही मधुर रहे। तो इनका जो ये टाइमलाइन है ये भी आप बता सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं आसियान की। आसियान क्या है? आसियान क्या है? आसियान क्या है? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, फुल फॉर्म ध्यान रखना। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का समूह है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों आप सभी को पता है 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध का जो दौर चला था उसमें केवल और केवल इन दो गुटों के बीच में लड़ाई नहीं थी। लड़ाई तो वास्तव में हुई नहीं थी। वास्तव में इनके बीच में लड़ाई किस बात की थी? इस बात में कि सबसे बड़ा कौन दिखे, ऊंचा कौन दिखे, विचारधारात्मक रूप से कौन सी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, सैन्य रूप से आगे कौन है, और क्या दूसरे देशों को ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने गुट में कौन मिलाए, ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य अड्डे हैं वो किसके पास हों, ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी किसकी कौन कर सके। इन चीज़ों को लेके एक कोल्ड वॉर था, अर्थात ये हॉट वॉर में कभी कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो इन देशों ने ये सब चीज़ें की थी। उसके बाद में इसी के फलस्वरूप 1967 में अमेरिका को ऐसा लगा कि दक्षिण पूर्व एशिया ये देश है, इस दक्षिण पूर्व एशिया के देश में यहाँ पर रूस का या USSR का कब्जा हो सकता है, साम्यवादी विचारधारा यहाँ पर अपने पांव पसार सकती है। तो उस साम्यवादी विचारधारा को यहाँ पर पांव पसारने से रोकने के लिए शीत युद्ध के दौरान इस आसियान का हिडन मीनिंग यही था कि यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत किया जाए और साम्यवाद को यहाँ पर कमज़ोर किया जाए। तो इसी के फलस्वरूप बैंकॉक घोषणा पत्र हुआ जिसमें आसियान की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देश बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं। आपने नाम सुना होगा कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस प्रकार ईस्ट इंडिया फ्रेंच कंपनी भी थी। ठीक है, तो फ्रेंच कंपनी वहाँ पर ईस्ट इंडिया की जो फ्रेंच कंपनी थी, या फिर जो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम थे, वहाँ पर जो यूरोप का राज था, और वियतनाम पे किस प्रकार फ्रांस का राज था। फिर वो पूरा अमेरिका का युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये चीज़ें आप किसी और वीडियो में मैंने आपको एक बार बताया हुआ है, तो वो जाके आप देखें। ठीक है, युद्ध के बाद राष्ट्र निर्माण, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता की गंभीर चुनौतियां थी। शीत युद्ध में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने का दबाव भी इनके साथ था। बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था, इंडोनेशिया की राजधानी बांडुंग में हुआ था, जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व में हुआ था। और नाम नन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रयास पर्याप्त नहीं थे, इसलिए 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। और आसियान की स्थापना इवन अमेरिका के द्वारा ही करवाई गई थी साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जीके विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल है, उसको आप क्या कर लें, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, उसको लाइक भी करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपके दोस्तों के साथ भी कंटेंट है वो शेयर हो जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद में हम देखेंगे आसियान की स्थापना। आसियान की स्थापना 1967 में 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, जो थाईलैंड की राजधानी है, बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पे क्या किया, हस्ताक्षर किया और आसियान की स्थापना कर दी। बाद में इसमें ब्रुनई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस व म्यांमार कब बन गया 1997 में, और कंबोडिया 1999 में इसका मेंबर बन गया। और अभी अक्टूबर 2025 में जो तिमोर लिस्टे था, पूर्वी तिमोर था, इसको भी क्या बना दिया गया, इसका मेंबर बना दिया गया। तो वर्तमान में आसियान के कितने देश हैं? 11 सदस्य देश हैं, जिन देशों ने 5 देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से आसियान की स्थापना की थी। उस आसियान में आज वर्तमान में 11 देश हैं। अब कई बार आपको ये याद नहीं होते हैं, बहुत ज़रूरी याद करना। पहले प्रारंभिक फाउंडर मेंबर कौन थे? इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था, थाईलैंड था। उसके बाद में आपको पूछ लिया जाता है ब्रुनई कब बना? 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में मेंबर बन गया। तब आप हमेशा ऐसे सोचते हो क्या कि मैं क्लास में क्या हूँ, हमेशा फर्स्ट आऊँ। ठीक है, तो आपको क्लास में फर्स्ट आने के लिए 5 देशों के नाम याद करने पड़ेंगे और इसको आप IM फर्स्ट से याद रख सकते हो। इसका क्या है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। M से क्या है? मलेशिया। F से क्या है? फिलीपींस, इसका मेंबर था। S से क्या है? S से सिंगापुर था। कौन सा था? सिंगापुर था। और T से क्या है? थाईलैंड। तो क्लास में फर्स्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा? थाईलैंड। क्लास में फर्स्ट आने के लिए IM फर्स्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा।
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो ये बात ध्यान रखना, ये देश इसके मेंबर थे। अब हम बात करते हैं कि आसियान, ये पूर्व एशिया और पैसिफिक का मानचित्र कैसे है। तो इस मानचित्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कहाँ ये देश पड़ते हैं। तो इनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है एशिया का मैप, और एशिया में आपको रशियन फेडरेशन दिखाई दे रहा है उस समय। उसके बाद में सेंट्रल एशिया आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद में वेस्टर्न एशिया आपको दिखाई दे रहा है, साउदर्न एशिया दिखाई दे रहा है, और साउथ ईस्ट एशिया दिखाई दे रहा है, और ईस्टर्न एशिया भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखो आप साउथ ईस्टर्न एशिया दिखाई दे रहा है, जिसमें कौन से देश हैं, ये भारत है, साउथ ये दक्षिण एशिया है, ये पूर्वी एशिया है, ये उत्तरी एशिया है, ये मध्य एशिया है, और ये पश्चिम एशिया है। तो इसमें आप देखते हो कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उसमें देखो वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और पूर्वी तिमोर। तो ये सब देश हैं जो तिमोर लिस्ट हैं, ये सारे देश हैं। ये सारे देश किसके मेंबर हैं, वो आसियान के मेंबर है। तो देख लो भारत और चीन के इस साइड में जो देश पड़ते हैं, बांग्लादेश और भारत के, म्यांमार है, वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, और ये तिमोर लिस्ट हैं। ये सारे इसके मेंबर है। आप ध्यान रखना, वे जो वेस्टर्न एशिया जिसमें युद्ध हो रहा है ना, जो ईरान वाला क्षेत्र ये है, ईरान और ये जो स्टेट ऑफ हरमुज था, इसको लेके युद्ध था, ठीक है। और इस पे जो यूएई है, सऊदी अरबिया है, ये सारे 18 कंट्री हैं। इनके बारे में जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, जो कोई टाइम इसमें यूएसएसआर में शामिल थे, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सारे देश थे। साउथ एशिया के देश मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये सारे देश, इंडिया देश है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। और पूर्वी एशिया में चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब इसमें शामिल होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें इधर मैप पे देख लो, लाओस है, वियतनाम है, म्यांमार है, कंबोडिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस है, और उसके बाद में तिमोर लेस्टे भी इसका मेंबर है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं। अब देखते हैं आसियान के उद्देश्य क्या थे। तो आसियान का कोई एक उद्देश्य ये नहीं था कि हमें कोई एक सेना का संगठन बनाना है या फिर कुछ और करना है। आसियान का उद्देश्य साफ था कि हमें अनौपचारिक तरीके से, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से दक्षिण एशिया को में किसी भी बाहरी महाशक्तियों का अखाड़ा बनाने से बचाना है, और यहाँ पर हमें शांतिपूर्ण सहस्तित्व के साथ विकास करना है, और आपसी जो विवाद है उनको बातचीत के माध्यम से हल करना है, और तेज आर्थिक विकास करना है, जिस उद्देश्य में काफ़ी हद तक ये सफल भी हुआ है। तो देखते हैं हम क्या इसका उद्देश्य था। आर्थिक विकास में तेजी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन और यूएन के सिद्धांतों पर आधारित क्षेत्रीय शांति स्थापित करना, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए अनौपचारिक सहयोग, ये आसियान वे है। टकराव की जगह बातचीत, कंबोडिया या पूर्वी तिमोर का जो पूरा मामला था इन्होंने सुलझा दिए। अब कई बार आपको परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि आसियान शैली क्या है, आसियान शैली क्या है। तो आसियान शैली के बारे में आपको 3 शब्दों में बताना, इस बार भी एग्जाम में पूछी गई थी। तो आसियान शैली क्या है, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप वाली शैली है। सहयोगात्मक मेल मिलाप वाली शैली है, जिसको आसियान शैली आप बोल सकते हैं। तो आसियान वे क्या है, अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप के माध्यम से आगे बढ़ने की शैली है, उसको आसियान शैली कहते हैं। तो ये दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं आसियान समुदाय के 3 स्तंभ हैं। इन्होंने जो 3 स्तंभ है 2003 में इसके जो 3 इन्होंने बनाए हैं, ये अंग बनाए हैं, इनके बारे में आप थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखना। एक तो सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्या करता है, क्षेत्रीय विवादों को सैन्य टकराव तक न ले जाने देना। एआरएफ की स्थापना की गई और शांति, निष्पक्षता और हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। एआरएफ क्या है ये ध्यान रखना। तो आसियान रीजनल फोरम है, आसियान रीजनल फोरम, जिसकी स्थापना कब की गई, 1994 में की गई। और इंडिया इसका मेंबर कब बन गया था, भारत इसका मेंबर बन गया था 1996 में। ये आप भी ध्यान रखना, ठीक है। आसियान की स्थापना कब हुई, आसियान की स्थापना 1994 में हुई और भारत इसका मेंबर कब बन गया, 1996 में। इसके अलावा आर्थिक सुरक्षा समुदाय क्या है, साझा बाजार, उत्पादन का आधार,
FTA जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो ये काम देखता है। सामाजिक और सांस्कृतिक ये मंच क्या करता है, 10 देशों के लोगों के बीच में ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो आदान प्रदान करता है, इसमें इनकी साझी पहचान है, एकता है, विविधता का समान है और क्या है समान है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण पर आपस में सहयोग करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। आसियान समुदाय के 3 स्तंभ आपको पूछ लिया जाए, सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सुरक्षा समुदाय विवादों को टालना है, विवादों को सैन्य टकराव तक नहीं ले जाना, आपस में बातचीत करना। आर्थिक समुदाय तेज आर्थिक विकास करना। सामाजिक ये आपस में साझी एकता, पहचान, विविधता, शिक्षा, संस्कृति, इन सब में सहयोग करना है। NCERT क्या कहती है, आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों के सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति है। अब कोई आपको पूछ ले 2 ही लाइन में कि आसियान की सफलता का श्रेय किसे दोगे, तो आसियान की असली ताकत क्या है, अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श है। तो निरंतर संवाद, एक वर्ष के भीतर 1 वर्ष में 2 बार इसका सम्मेलन होता है। 2 बार क्या होता है, इसका सम्मेलन होता है। तो ये अच्छी बात है कि जो सदस्य देश वर्ष में 2 बार बैठ के मिलते हैं तो कुछ ना कुछ संवाद होगी उनके बीच में और कुछ ना कुछ वो लेके जाएंगे। भारत ने 1985 में जो ढाका डिक्लेरेशन था 1985 में, उसके तहत, और 1985 में हम काठमांडू में उसका मुख्यालय बनाया गया था और हमने क्या किया, हमने एक जो दक्षिण एशिया सहयोग संगठन बनाया था जिसको दक्षिण एशिया सार्क बोलते हैं, साउथ एशिया रीजनल कॉरपोरेशन बनाया था हमने। लेकिन हुआ क्या, उसमें पाकिस्तान और भारत और ये सारे देश आपस में मिलकर कभी एक जगह बैठे नहीं, और नहीं बैठे तो मतलब इनमें बातचीत, ये 3 साल में एक बार की बात की, 3 साल में एक बार बैठेंगे। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश यहाँ पर थे तो संभावना ही नहीं थी कि कुछ आगे चीज़ें हो सकती है। 3 साल में एक बार बैठोगे तो वैसे भी नहीं होगा। और 2016 में पाकिस्तान ने भारत में जो उरी हमला किया था उसके बाद में भारत ने इसको क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया, और उसके बाद में भारत बिम्स्टेक की तरफ जा रहा है। और भारत अब जो दूसरे संगठन है उस पर जोर दे रहा है। आसियान में जो सार्क है उसका भारत को कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है और भारत की वहाँ पर हित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हर चीज़ में अडंगा डाल के वहाँ पर तैयार रहता है। अब बात करते हैं आसियान का करंट अपडेट भी हम देख लेते हैं। आसियान की 2024 में GDP कितनी थी, 3.8 खरब डॉलर थी, सबसे तेज वृद्धि दर है ये। इसको आसियान आसियान शावक भी बोलते हैं। तो सिंगापुर है वो आसियान का सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करने वाला कंट्री है, इसलिए इसको बोलते हैं आसियान सिंह बोलते हैं या आसियान लोइन बोलते हैं, ठीक है। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2022 में आसियान, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का सबसे बड़ा FTA था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये ध्यान रखना। उसके अलावा आसियान इंडिया FTA भी हुआ है, 2010 में हो गया था, और भारत आसियान का डायलॉग पार्टनर भी है। आसियान विजन 2025 के डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और स्मार्ट सिटी पे ध्यान देना है। अब दोस्तों ध्यान रखना, जो RCEP था 2022 में, उससे भारत ने क्या किया, उससे भारत क्या बाहर हो गया। भारत क्यों हुआ, पहले इसमें भारत भी मेंबर था, चीन, जापान, कोरिया। भारत इस वजह से बाहर हो गया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है ये इसके मेंबर थे, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो बहुत सस्ते आते हैं, और इससे भारतीय जो दूध उत्पादक हैं या फिर जो भारतीय पशुपालक हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता था। वहाँ से जो अच्छी क्वालिटी का सामान आता तो फिर भारतीय उत्पादकों को नुकसान होता। इसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ये जो इनके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है RCEP उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। हालांकि 2012 से बात चल रही थी, भारत पहले इसमें मेंबर था। अब क्या है, 1991 की लुक ईस्ट और 2014 की एक्ट ईस्ट नीति के बाद भारत ने आसियान से रणनीतिक संबंध मजबूत किए हैं। 2010 में FTA लागू हुआ, 2018 में नई दिल्ली में आसिया इंडिया समिट हुआ। हालांकि भारत ने RCEP 2022 से बाहर जाने का निर्णय किया। अब ये जो आपके लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, भारत के प्रधानमंत्री बने थे PV नरसिम्हा राव की सरकार में लुक ईस्ट नीति जारी की 1991 में कि अब भारत केवल वेस्टर्न के देश हैं, जो पश्चिमी देश है उनसे ही काम नहीं चला पाएगा। अमेरिका, रूस से या फिर जो मध्य एशिया के देश हैं उनसे काम चला के, या फिर मिडिल ईस्ट के देश हैं उनसे काम नहीं चलेगा। भारत को पूर्व की ओर भी देखना पड़ेगा। अपने पूर्व में जो देश है उनके साथ भी भारत को संबंध मजबूत बनाने पड़ेंगे। तो आसियान के देश उनके साथ भी भारत को संबंध मजबूत बनाने पड़ेंगे। इसलिए नीति कौन सी आई थी, लुक ईस्ट नीति आई थी। इसको भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दी।
बात कुछ नहीं थी, बात इतनी है कि लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो, एक्ट ईस्ट, मतलब जो नीति है उसको आप व्यवहार में तो लेके आओ, नीति बनाने से कुछ नहीं होगा। तो ये बात थी। आसियान की सफलता का रहस्य क्या है? आसियान शैली है अनौपचारिकता, टकराव रहित और राष्ट्रीय संप्रभुता का समान ईयू जैसा ढांचा न बनाकर भी आसियान एशिया का सबसे प्रभावी क्षेत्रीय मंच बन गया है। ये सारी चीज़ें आसियान के बारे में चर्चा की। अब हम देखते हैं एक ऐसा देश जो 1950 से पहले एशिया का रोगी कहलाता था, एशिया का मरीज कहलाता था, और वो देश आज एशिया का डॉक्टर बन के बैठ गया है। चला, जो रोगी था वो आज क्या बन गया? आज वो डॉक्टर बन गया, आज अजगर बन गया है। आज वो क्या पूरे एशिया नहीं, पूरे दुनिया में क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन, या बोल सकते हो प्रोडक्शन हब बन गया है। दुनिया में सब जगह वो अपना सस्ता सामान बेच रहा है और दुनिया भर से मुनाफा कमा रहा है। आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। वो देश कौन सा है? वो चाइना है। ठीक है। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान 1949 से 1978 की बात करते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई के बाद चीनी जनवादी गणराज्य जो पीपुल्स रिपब्लिक चाइना की PRC की स्थापना हुई। अर्थव्यवस्था सोवियत मॉडल पे इन्होंने रखी और खेती से पूंजी निकालकर सरकारी उद्योगों में लगा दी गई। नागरिकों को रोजगार दिया, शिक्षा स्वास्थ्य मिला, लेकिन औद्योगिक उत्पादन बहुत ही क्या रहा? धीमा रहा। विदेशी व्यापार बहुत ही नगण्य रहा और 2-3% सालाना जनसंख्या वृद्धि हुई जो विकास की रफ्तार पर पानी फेरती रही। अर्थात जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ गई थी और इन्होंने सोवियत संघ के आधार पर एक समाजवादी व्यवस्था अपनाई, जिससे लोगों को रोजगार, लोगों को सब कुछ फ्री में देने की इन्होंने बात की। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। NCERT क्या कह रही है? NCERT कह रही है 1978 के दिसंबर में देंग शाओपिंग ने ओपन डोर, मुक्त द्वार की पॉलिसी नीति अपनाई। इसके बाद चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर गया। अर्थात चीन के जो इतिहास में जो क्लाइमेक्स आया है, जो एक ड्रास्टिक चेंज आया है, वो चेंज क्या है? वो चेंज है 1978 की ओपन डोर पॉलिसी। इस ओपन डोर पॉलिसी के माध्यम से चीन क्या हो गया है? आज विश्व शक्ति बन गया है। ओपन डोर पॉलिसी क्या थी? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी ये थी कि वहां पर पहले जो बंद अर्थव्यवस्था थी उसको क्या, अर्थव्यवस्था को खोल दिया और पूरी दुनिया भर के देशों के साथ अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया। और अब दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अमेरिका, चाइना में आके क्या कर सकती है? अपनी कंपनियां स्थापित कर सकती है, यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकती है और चाइना के लोगों को स्किल दे सकती है और वहाँ पे उद्योग लगाएगी। चाइना को भी फायदा हुआ, इनको भी उद्योग होगा। तो पूरी दुनिया की जो जितनी भी कंपनियां थी वो सारी की सारी कहाँ चली गई? चाइना में चली गई और इससे इन्होंने पूरा फायदा उठा लिया। भारत से 20 साल, भारत ने ओपन डोर पॉलिसी कब लागू कर दी? 1993 में भारत ने भी कर दी, लेकिन ये 20 साल पहले था, 15-20 साल। तो इसी का इसने चाइना ने फायदा उठा लिया। इसके अलावा नीतिगत परिवर्तन 1970 का दशक क्या था? 1972 में अमेरिका से संबंध हुआ, राजनीतिक एकांतवास तोड़ा। आपको पता होगा 1950 में जब चाइना बना था तब से लेकर तब चाइना USSR या समाजवाद के नज़दीक था और इस अमेरिका से बहुत दूरी थी। लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रिचर्ड निक्सन थे, रिचर्ड निक्सन। और उनके विदेश सचिव थे हेनरी किसिंजर। कौन थे? हेनरी किसिंजर थे इनके विदेश सचिव। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुपचुप रूप से किसका दौरा किया? चीन का दौरा किया था। चीन का दौरा किया था और चीन का दौरा करने के बाद में चीन को साम्यवाद से निकाल के अमेरिका ने खूब सपोर्ट किया ताकि USSR को ख़त्म किया जा सके, USSR को एक महाशक्ति के रूप में ख़त्म किया जा सके, उनका डिक्लाइन किया जा सके, उनका पतन किया जा सके। और चीन को उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया और उसके बाद में देखते ही देखते चीन में अमेरिका ने खूब सहयोग किया, उनको टेक्नोलॉजी दी, सारी चीज़ें की और चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर गया। जो चाइना 1971 से पहले सोवियत संघ की विचारधारा को फॉलो करता था, हालांकि 1965 में सोवियत संघ और चाइना के बीच में थोड़ा सी झड़प हो गई, उसके बाद में संबंध थोड़े खराब हो गए, उसी का फायदा अमेरिका ने उठाया। और अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चाइना का दौरा किया, चाइना के साथ वार्ताएं की और उसके बाद में चीन, पाकिस्तान और चाइना की एक धुरी बन गई। किसके खिलाफ बन गई? USSR के खिलाफ बन गई और उसी का फायदा चाइना को आर्थिक रूप से मिला और आज चाइना एक महाशक्ति बन बैठा। और आज दोस्तों इसीलिए मार्गेंताओं का एक कथन सही सच साबित होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है उन्होंने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कोई परमानेंट दुश्मन होता है न कोई परमानेंट मित्र होता है। यहाँ पर कोई चीज़ परमानेंट होती है तो एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट है वो परमानेंट होते हैं। और इसी का
उदाहरण ये देखने में मिलता है। जो 1971 से लेकर 90 या फिर 95 तक जो चाइना और अमेरिका बहुत ज़्यादा कंधे से कंधे मिला के चले थे और यूएसएसआर का अंत कर दिया, वही चाइना और अमेरिका के बीच में आज ट्रेड वॉर चल रहा है और वही चाइना और अमेरिका के बीच में विभिन्न मुद्दों को लेके क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। इवन जो ईरान का युद्ध था अमेरिका के साथ में, इसमें चाइना ने क्या किया, पूरा सपोर्ट किया है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध था जिसमें यूक्रेन को सहायता यूएसए ने दी और वहीं रशिया को चाइना किसने दी है, चाइना ने सहायता की है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है, केवल अपने इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करें, अपने हित या फिर अपना स्वार्थ ही क्या है, परमानेंट है। ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखो, ये अपने जो निजी जीवन में भी आप काम में ले सकते हो इन चीज़ों को। इसके बाद में बात करें, इसके बाद में हम 1973 में चाउ एन लाई के 4 आधुनिकीकरण, चाउ एन लाई यहाँ के राष्ट्रपति थे, इन्होंने कृषि, उद्योग, सेना और साइंस टेक्नोलॉजी में क्या किया, इन्होंने आधुनिकीकरण किया। 1978 में देंग श्याओपिंग की ओपन डोर पॉलिसी जिसने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, इस वजह से चाइना क्या आगे, एक तो अमेरिका से नज़दीकी होगी, दूसरी ये चीज़ें अंदरूनी सुधार कर दिए। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया क्या थी, चीन ने शॉक थेरेपी की बजाय चरणबद्ध उदारीकरण अपनाया। शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी ये थी जब साम्यवाद की विचारधारा का पतन हो गया था, सोवियत यूएसएसआर का पतन हो गया था और उसके बाद में वहाँ पर अचानक से क्या किया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू की गई और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो संसाधन थे राज्य के वो तुरंत औने पौने दामों में निजी हाथों में बेच दिए गए और उससे वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह तहस नहस हो गई। चाइना ने ऐसा नहीं किया, चाइना ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था का एकदम चरणबद्ध ढंग से उदारीकरण किया, निजी हाथों में बेची अर्थव्यवस्था को। और इन्होंने क्या किया, सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जहां विदेशी निवेशक उद्यम लगा सके। और दोस्तों राजस्थान का इको सर्वे आप पढ़ते हो तो वहां पर सेज का उदाहरण आता है, ये चाइना से इंस्पायर्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो सेज जहाँ पर विदेशी निवेशक उद्यम लगाएं उसमें 100% जो प्रोडक्शन होता है उसको एक्सपोर्ट करना होता है मेरे हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा 2001 में चाइना WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में शामिल हो गया और आज जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें चाइना सबसे ज़्यादा अनुदान देने वाला राष्ट्र है और सबसे ज़्यादा चाइना की ही चलती है। 2013 में BRI शुरू किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI शुरू किया जो कि 140 प्लस देशों तक पहुँचा है। चाइना ने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया और इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए जिस पे चाइना का कंट्रोल हो, इन्होंने BRI शुरू किया और उसके माध्यम से 140 प्लस देश जुड़े हुए। उन देशों को जोड़ने के लिए चाइना बड़े स्तर पे कर्जा देता है, जिसमें आपका बांग्लादेश का हमनटोटा बंदरगाह हो या फिर श्रीलंका का कोलंबो बंदरगाह हो या फिर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह हो, इन सब मोतियों की माला भारत के इर्द गिर्द घेर लिया गया है। इन सब चीज़ों की हम कभी एक और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन ये इस योजना से भारत को ये नुकसान हो रहा है कि भारत का जो जम्मू कश्मीर POK वाला क्षेत्र है वहाँ से इन्होंने BRI योजना के तहत ही CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शुरू कर रखा है, जो कि भारत की संप्रभुता और चाइना के डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टिविटी को भी दिए, इनके सैन्य कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका भारत विरोध भी करता है, इन चीज़ों की भी अब कभी चर्चा करेंगे। 1982 में चाइना ने क्या किया, खेती का निजीकरण कर दिया, ग्रामीण आय में इससे भारी वृद्धि हुई। 1998 में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया, सेज विदेशी निवेश के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया और 2001 में WTO में शामिल हो गया। ये चीन की सबसे बड़ी क्या थी, ये उपलब्धि थी या फिर उनके बहुत बड़े कदम उठाए गए थे। उसके बाद में चीन ने क्या किया, उसके बाद में अभी वर्तमान में चीन की सफलताएं क्या है, तो चीन है 2024 के अनुसार लगभग 19 खरब डॉलर ट्रिलियन डॉलर की इसके पास इकोनॉमी है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है मेरे का बात। विदेशी मुद्रा भंडार जो कि विश्व में सबसे बड़ा है 3.3 खरब मतलब $3.5 जितनी भारत की इकोनॉमी है उतनी तो अमेरिका के पास चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व है। जितनी भारत की इकोनॉमी है उतना तो इसके पास क्या है, चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है दोस्तों, ठीक है। विदेशी निवेश क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षक देश है। चाइना का FDI बहुत है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 2040 तक अनुमान ऐसा है कि GDP में अमेरिका को पीछे छोड़ने की संभावना है और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति चीन बन सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कोई भी राष्ट्र हो कितना ही पावरफुल हो उसके सामने कुछ चुनौतियां जरूर होती है, तो चीन के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। चीन की आर्थिक वृद्धि से सभी लोगों को बराबर लाभ नहीं मिला है, इससे बेरोजगारी बढ़ी है और चीन की जो 145 करोड़ या 140 करोड़ जनसंख्या है उसमें 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचा है, भ्रष्टाचार यहाँ पर बढ़ा है, शहर गांव तटीय मुख्य भूमि के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ ऐसा होता है कि एक पक्ष ऐसा होता है, चाहे आप टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे शिक्षा ले लो, चाहे आर्थिक विकास ले लो, समाज के सभी लोगों को पूरा फायदा उसका
बराबर फायदा नहीं होता है, कुछ न कुछ लोग पीछे हटेंगे, पीछे रह जाएंगे, कुछ न कुछ लोग आगे चले जाएंगे। ये हर देश में असमानता बढ़ रही है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। ताइवान विवाद क्या है? तो ताइवान विवाद ताइवान को पुनः चीन में मिलाने की नीति है जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव को पैदा करती है। ताइवान इसका जो एक द्वीपीय देश है, वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी कि जो चाइना के साथ संबंध बनाएगा वो ताइवान के साथ संबंध नहीं बनाएगा और ताइवान को चीन का हिस्सा मानेगा। ये वन चाइना पॉलिसी है। ताइवान को क्या मानना है? चीन का हिस्सा। तो भारत भी वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देता है। दक्षिण चीन सागर विवाद क्या है? आसियान के देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद है। आसियान या वियतनाम या फिर ये फिलीपींस वगैरह देश हैं, यहाँ पर जो बहुत से द्वीप हैं 2-3, उन द्वीपों को लेकर क्या है, इनके स्कारबोरो है या फिर स्प्रेटली द्वीप समूह है, इन सब के बीच में दक्षिण चीन सागर के को लेकर चाइना 9 डैश लाइन के बीच में इनके बीच विवाद भी चलता रहता है। चाइना अपनी जो आर्थिक ताकत या सैन्य ताकत है उसकी धौंस जमा के जो छोटे छोटे देश हैं उनके साथ टकराव को ज़्यादा बढ़ावा देता है। इसके अलावा मानवाधिकार का मुद्दा है, जो तियानमान चौक है 1989 घटना है, या फिर सिंजियांग प्रांत है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इसकी आलोचना होती है। दोस्तों 1989 में क्या हुआ? 1989 में जो तियानमान चौक है इसकी घटना ये थी कि वहाँ के कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए, उनको वहाँ पर डेमोक्रेसी चाहिए थी। तो चाइना ने उनको एक जगह बैठा के एक हॉल में वार्ता के लिए बुला के और उनको उन पे बुलडोजर चला दिया है, फिर उनको मरवा दिया गया था, गोलियों से भुना दिया गया था। यही क्या थी? ये चाइना की एक जो अर्थव्यवस्था या फिर ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इस पे एक धब्बा है। उसके अलावा जो युगर मुसलमान है, युगर प्रांत के मुसलमान हैं, जो शिजियांग प्रांत के मुसलमान है, युगर मुसलमान, उन मुसलमानों के बारे में दिक्कत ये है चाइना के साथ कि उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। जो पाकिस्तान भारत में थोड़ी सी चीज़ें होने पे, या भारत में तो कुछ होता ही नहीं है, भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, जो पाकिस्तान भारत में इतना धर्मनिरपेक्ष भारत होने के बावजूद, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान भारत में मुसलमानों पे अत्याचार का मुद्दा उठा रहा है, जबकि वास्तव में भारत में इतने मुसलमान हैं जितने पाकिस्तान के पूरे देश में नहीं है। आज भारत में 25 करोड़ मुसलमान हैं और पूरे पाकिस्तान में इतने नहीं है। पाकिस्तान में 20 करोड़ पूरी जनसंख्या है, जिसमें और दूसरे समुदाय के लोग भी होंगे। तो वो पाकिस्तान चाइना के लिए शिजियांग प्रांत के उग्र मुसलमानों का मुद्दा क्यों नहीं उठाता? ये भी एक विवाद का विषय है कि भाई आप चाइना के साथ मुद्दा, इसका मतलब ये है कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाइना से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पैसा कर्ज लेके बैठा है, चाइना के पास पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, चाइना की वजह से पाकिस्तान की सेना चलती है और इवन चाइना के वजह से पाकिस्तान का पूरा तंत्र चलता है, पूरा प्रोपेगेंडा चलता है, चाइना की सेना को टेक्नोलॉजी देता है, चाइना के आतंकवादियों को हथियार प्रोवाइड करता है। इस वजह से चाइना के खिलाफ कौन नहीं बोल सकता है? पाकिस्तान नहीं बोल सकता है, क्योंकि सीधी सी बात पड़ी है, आप जिसके सह पे आप पल रहे हो तो उसके खिलाफ बोलने की आप हिम्मत नहीं कर सकते। अनाप शनाप कर्जा है वो आप दे नहीं रहे हो तो फिर कैसे बोलोगे? लेकिन भारत के खिलाफ आपको बोलना आसान है तो आप तुरंत बोल देते हो। तो आप कभी इसके लिए जो शिजियांग प्रांत के जो उग्र मुसलमान हैं उनके लिए भी आपको बोलना चाहिए, जहाँ पर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करता है। कौन? चीन। वहाँ पर इवन पूरे धार्मिक सभ्यता भी नहीं है, उनके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। उसके बाद में चीन के साथ भारत के संबंध कैसे रहे, इन पे भी चर्चा करें। अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन के द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल कर बाहर करने के बाद ये उम्मीद जागी थी कि ये दोनों मुल्क एक साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आप सभी को बताऊं, मैं जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद में 1949 में चीन में भी क्रांति हो गई थी और उसके बाद में चीन को एक ऐसा लोकतांत्रिक देश, साम्यवादी देश में तो पहले दी, लेकिन गैर साम्यवादी देश पहला भारत था जिसने चीन को साम्यवादी देश के रूप में मान्यता दी थी। और जब भारत ने यूएनओ में सुरक्षा परिषद का स्थायी सुरक्षा परिषद के वीटो की बात थी, स्थायी सदस्यता की बात थी, उस समय भारत ने चीन की सदस्यता का समर्थन किया था। और इवन भारत के नेहरू जी ने 1954 में पंचशील समझौता किया चीन के साथ। क्या किया था? पंचशील समझौता किया। अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता हुआ जिसमें चीन के चाउएन लाई थे। कौन थे? चाउएन लाई और भारत के नेहरू। लाई और कौन थे? नेहरू जी थे। इनके बीच में हस्ताक्षर हुआ और इस समझौते के तहत ये हिंद चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। हिंद चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। लेकिन इस भाई भाई के नारे की हवा दोस्तों तब निकल जाती है जब 1962 में चीन ने भारत में क्या कर दिया? अटैक कर दिया और भारत का कुछ जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हड़प लेते हैं। इसके अलावा नेपाल वाले क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्र हड़प लेते हैं और वहाँ पर 7 देश के अंदर अंदर एक
एक तरफा कार्रवाई करके जो क्षेत्र इनको जीतना होता है, 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था, जो जीतना होता है वो ये पूरा जीत लेते हैं और उसके बाद में युद्ध विराम घोषित करते हैं। तो ये था इनका हिंद चीनी भाई भाई। भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम किसने किया है? चाइना ने किया है। ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके अलावा संघर्ष और तनाव 1950 से 80 का काल था, वो संघर्ष और तनाव का काल था। 1950 में चीन ने क्या किया? तिब्बत पे आक्रमण किया था, कब्जा कर लिया था तिब्बत पे, और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन पे प्रतिस्पर्धी दावे किए थे। हिंद चीनी भाई भाई का नारा दिया। चीनी अतिक्रमण से आशा धुंधली पड़ी थी। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। भारत को सैन्य पराजय का सामना करना पड़ता। 1976 तक कूटनीतिक संबंध वापस बने, लगभग 1976 तक समाप्ति हो गए थे। 1967 और 68 में एक झड़प हुई थी, उससे चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई थी। ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद में ये जो पंचशील समझौता बता दूं, ये पंचशील समझौता क्या है एक्चुअल में? पंचशील समझौता ये है कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों राष्ट्र जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं या फिर एक दूसरे की सीमा विवाद है उनको बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, और दोनों राष्ट्र है वो बातचीत को बढ़ावा देंगे, और दोनों राष्ट्र हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते को बढ़ावा देंगे। ऐसी बातें हुई थी, लेकिन ये बातें कोई चीज़ें ज़्यादा कोई प्रभावी हुई नहीं। खैर बातें थी। आगे बात करते हैं। 1981 में सीमावाद को सुलझाने के लिए वार्ताओं का दौर शुरू हुआ था। 1988 में भारत के पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ऐसे हुए जिन्होंने चीन की यात्रा की, जहां से हमें उम्मीद जगी कि नई शुरुआत हो सकती है। मतलब 1950 में नेहरू जी के बाद में 54 में जो चौवन के साथ समझौता हुआ था, उसके बाद में भारत के कोई प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जो चाइना की यात्रा पे गए थे। इससे पहले बीच में किसी भी प्रधानमंत्री ने चाइना की यात्रा नहीं की थी। 1999 से व्यापार 30% सालाना बढ़ा है। अभी चाइना के साथ व्यापार बहुत ज़्यादा है। और 2017 भारत चीन व्यापार 84 बिलियन डॉलर था, जो कि 2026 में लगभग 150 बिलियन यूएस डॉलर व्यापार हो गए। और भारत के साथ चाइना का सबसे अधिक, या फिर बात करें भारत का सबसे अधिक कोई द्विपक्षीय व्यापार है, भारत का सबसे अधिक द्विपक्षीय व्यापार है, तो वो व्यापार किसके साथ है? वो चाइना के साथ है। किसके साथ है? चीन के साथ है। और भारत का जो चाइना के साथ व्यापार है, इसमें सर्वाधिक व्यापार घाटा भी है, ये बात भी है। हालांकि ये भारत के लिए चीज़ें, व्यापार घाटा भारत का लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी करंट अपडेट क्या है? जून 2020 में गलवान घाटी की झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारत ने 200 प्लस चीनी ऐप्स बैन कर दिए, टिकटॉक जैसे बैन उसी टाइम हुए थे। और 2024-25 में LSE पर आंशिक डिसएंगेजमेंट व्यापार जारी, ये सारी चीज़ें हुई थी। और व्यापार अभी जारी है। आपको 118 अरब डॉलर का व्यापार है, और अभी वर्तमान में लगभग 150 बिलियन डॉलर का व्यापार है। और सीमा पे जो CPEC, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीमा के संघर्ष हैं, दक्षिण एशिया में चीन की उपस्थिति है, ये प्रमुख विवाद के क्षेत्र हैं भारत के बीच में। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं। आज चाइना के साथ 2020 में गलवान घाटी विवाद हो, या फिर 2020 में भी थोड़ी सी झड़प हो गई थी। ये सारी चीज़ें क्या बताती है कि भारत के चाइना की जो आर्थिक गतिविधि है, चाइना के बिना भारत का व्यापार, भारत का मार्केट ठप हो जाएगा। और भारत के बिना चाइना की जो प्रोडक्शन पावर है, चाइना का जो एक्सपोर्ट करने का पूरा जो फॉरेक्स रिजर्व है, फिर चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद हो जाएगी। दोनों एक दूसरे पे इतने निर्भर हैं कि व्यापार तो बंद कर नहीं सकते। और व्यापार दोनों यही नहीं, आज जो सॉफ्ट पावर के बारे में बात करते हैं, तो एक जो सॉफ्ट इंटरडिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा, जोसेफ नाई का शब्द है कि पूरी ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसी वो इतनी बढ़ गई है कि कोई भी देश है वो एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकता। कम से कम आर्थिक दृष्टि से तो इतना एक दूसरे पर निर्भर है कि एक चीज़ कहीं से नहीं आती तो पूरे देश में क्या हालत ख़राब हो जाती है। तो भारत और चीन के बीच में विवाद भी है, लेकिन सहयोग का मुद्दा भी है। हालांकि कई जगह इनके बीच में आपको सहयोग भी देखने को मिलता है, जैसे अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देना हो, या फिर वहाँ WTO विश्व व्यापार संगठन के नियम तय करने हो तो यहाँ पर, या फिर IMF में वोटिंग परसेंटेज हो, उस सब मुद्दों पे क्या है कई बार सहमति भी देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें। इसके बाद में बात करें जापान और दक्षिण एशिया महाद्वीप के दो उभरते राष्ट्र हैं और जो मजबूत इकोनॉमी वाले देश हैं। यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पर क्या, जापान की आपको पता है, जापान की बहुत सी जो कंपनियां है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, या फिर बात करें सोनी है, होंडा है, टोयोटो है, जैसे ब्रांड जापानी औद्योगिक शक्ति की पहचान है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद युद्ध के बाद असाधारण आर्थिक विकास किया। 2017 में GDP विश्व में तीसरी सबसे बड़ी GDP थी, आज चौथी GDP है, तीसरी क्योंकि भारत हो गई G7 का एकमात्र एशियाई सदस्य देश है। अनुच्छेद 9 के तहत युद्ध का इन्होंने परित्याग कर दिया था। दोस्तों, जापान पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो दो शहर थे उन पे क्या किया था, अटैक किया था। वहाँ पर परमाणु बम के माध्यम से 9 अगस्त 1945 को
हिरोशिमा पे 6 अगस्त को लिटिल बॉय नाम से परमाणु बम से हमला किया था और 9 अगस्त को नागासाकी पे फैटमैन नाम परमाणु बम से हमला किया था और जापान के लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस परमाणु हमले का दुष्प्रभाव आज भी है। आज भी वहाँ पर जब बच्चे जन्म लेते हैं तो आज भी वो दिव्यांगता है, उनकी जा नहीं रही है। उसके बाद में, उस घटना के बाद में जापान ने जब नया संविधान बनाया, उस संविधान अमेरिकी प्रभाव में बना था और अमेरिका ने जापान को सुरक्षा की गारंटी भी दी थी। और अनुच्छेद 50 के तहत, ये जो अनुच्छेद 9 है, इसके तहत क्या कर दिया, इसके तहत जापान ने हमेशा और हमेशा युद्ध का परित्याग कर दिया। लेकिन वर्तमान की सिचुएशन क्या बन रही है, वर्तमान में चाइना जो कि पड़ोस में एक बहुत ज़्यादा महाशक्ति बन रहा है, या फिर नॉर्थ कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है, या फिर चाइना परमाणु संपन्न देश है, और अमेरिका जो एक ग्लोबल लीडर था या फिर एक सुपर पावर था, उसका वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या हो जाए, एक न एक दिन महाशक्ति का डिक्लाइन तो होना स्वाभाविक है कि जिस प्रकार स्पेन और जिस प्रकार ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों का अंत हुआ है, तो अमेरिका यूएसएसआर का पतन हुआ है, अमेरिका का भी एक न एक दिन निश्चित है। ऐसी सिचुएशन में जापान को सुरक्षा चिंताएं हैं और जापान एक घोषित परमाणु शक्ति है। जापान के पास ऐसी बातें हैं कि जापान ने भी अपना परमाणु बम बना रखा है, लेकिन जापान ने कभी इसकी घोषणा नहीं की है क्योंकि युद्ध को नीति के रूप में उसने परित्याग कर रखा है। लेकिन जब कोई आप पे आक्रमण करेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप अटैक तो करोगे। क्योंकि कल की न्यूज़ है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसके द्वारा जापान के जो क्षेत्र है, जापान का जो क्षेत्र है उसमें मिसाइलें हैं वो गिराई गई थी। तो ऐसी कई बार तनाव के बारे में बातें भी आती है। लेकिन जापान है जो G7 का एकमात्र एशिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, और कल तक जापान है जो विश्व की तीसरी सबसे मजबूत महाशक्ति हुआ करती थी। हालांकि अब जीडीपी के मामले में जो पीपीपी मोड पे बात करें तो भारत की जीडीपी वो तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है, हालांकि चौथी जीडीपी है वो जापान की सबसे बड़ी जीडीपी है। तो ये सब चीज़ें जापान के बारे में। जापान के पास एक और बात है कि जापान एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति है जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत कम है। वो सारी प्राकृतिक संसाधन कच्चा माल है, दुनिया से वो आयात करता है, अर्थात इंपोर्ट करता है। और उसके बाद जापान के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और उसका यूज़ करके वो क्या करता है, वो चीज़ों को प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन करते लोगों को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। जिस प्रकार भारत में देखें सोनी है, होंडा है, टोयोटो है, या फिर ये जो होंडई है, ये सारी गाड़ियाँ किसकी है, ये जापान की है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। जीडीपी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है 2017 के अनुसार, अभी ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है शायद। और यूएन के बजट में 10% योगदान देता है। यूएन के बजट में योगदान देने वाला तीसरा और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट देश है, दूसरा सबसे बड़ा अभी तीसरा देश है, ठीक है। सैन्य वे जीडीपी का 1% क्या करता है, सैन्य संविधान की सीमा है कि 1% से ज़्यादा नहीं करोगे, लेकिन इसकी जीडीपी इतनी बड़ी है कि 1% की राशि भी बहुत ज़्यादा है। अब इसका अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 9, जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। लेकिन जब इतना भी नहीं कि जब कोई आप पे अटैक करे तो आपके पास इतना पावर होना चाहिए कि आप उसका जवाब दे सको। आप ईरान को देख सकते हो, ईरान के साथ क्या चीज़ें हुई थी। ईरान यदि कुछ भी तैयारी नहीं करता तो आज ईरान का वजूद ही खत्म हो गया होता। तो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, आपको जवाब देना जरूरी होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। इसके बाद में दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया 38वीं समांतर रेखा पर विभाजित कोरिया, आप सभी को पता होगा 1950 से 53 के बीच में जो कोरिया युद्ध हुआ था, इसमें कोरिया प्रायद्वीप को विभाजित कर लिया गया था। एक तो जो नॉर्थ कोरिया था वो बन गया, और एक साउथ कोरिया। साउथ कोरिया है वो पूंजीवादी और यूएसए के नेतृत्व वाली, यूएसए का अलाई है, और नॉर्थ कोरिया है वो चाइना का अलाई है। और यहाँ पर क्या है, साम्यवादी व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था है। तो ये दो प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप की हिस्सा है। नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है इनको जानते हुए परमाणु संपन्न शक्ति देश है, और ये आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा इसने प्रगति की है। कोरिया 1991 में दोनों कोरिया यूएन के सदस्य बन गए थे। दक्षिण कोरिया का हान नदी पर चमत्कार, क्योंकि हान नदी इनकी जो प्रमुख नदी है उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा, वो उनकी राष्ट्र की पहचान है। हान नदी दक्षिण कोरिया की पहचान है और उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। 1960 से 80 की में असाधारण विकास किया। 2017 में छोटा सा देश है जिसकी जीडीपी दुनिया में 10वीं 11वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, तो विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और OECD 1996 से इसका सदस्य है। SDI रैंक इसकी 18वीं है, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है ये बहुत अच्छी है इसकी। प्रसिद्ध ब्रांड है, आप सैमसंग है, LG है, हुंडई है, किया है, ये सब भारत में आपको मार्केट में फेमस है। इन सब चीज़ों के बारे में तो पता ही है। अब हमें एक थोड़ा सा की पॉइंट के माध्यम से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एक क्या कर लेते हैं, एक
तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अंत के बाद में ईयू, आसियान और चीन 3 प्रमुख वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे। तो आपसे पूछ ले कि 3 वैकल्पिक शक्ति के रूप में कौन कौन से राष्ट्र उभरे थे, तो ये 3 उभरे थे। ईयू की स्थापना कब हुई? 1992 की मास्ट्रिक्ट संधि से हुई थी। जीडीपी कितनी है इसकी? लगभग 20 अरब डॉलर की है। ईयू के पास क्या है? अपना झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है और साझी मुद्रा यूरो है, लेकिन संविधान नहीं है। सांघिक संधि कब लागू हुई थी? 1985 में हुई थी। और ये एक वीजे से 26 देशों में बिना वीजा के प्रवेश किया जा सकता है। उसके अलावा एक वीजे से सभी उनके जो आपस के जो देश हैं उनमें वीजा फ्री भ्रमण हो सकता है। आप यदि स्पेन का वीजा लेके जाते हो तो पूरे इन 27 देशों में सब जगह घूम सकते हो। इसके अलावा 2016 में ब्रेग्जिट हुआ, जिससे ब्रिटेन के आधिकारिक रूप से यूएई से बाहर हो गया। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को हुआ था। बैंकांग घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। मूल देश कौन थे? IM फर्स्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद में तो और भी देश जुड़ गए थे। आसियान के 3 स्तंभ कौन है? सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है। ARF की स्थापना 1994 में हुई थी। आसिया का एकमात्र बहुपक्षीय सुरक्षा मंच है। भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में अपनाई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में अपनाई और आसियान इंडिया FTA 2010 से लागू है। ये सब चीज़ें। चीन 1978 में देन सेवकों की ओपन डोर पॉलिसी अपनाई गई। आर्थिक सुधारों की वहाँ पर शुरुआत की गई। चीन में शॉक थेरेपी नया अपनाकर चरणबद्ध उदारीकरण अपनाया गया, जिससे कृषि को 1982 में निजीकरण किया गया और उद्योगों को 1998 में किया गया। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना ने बनाए, जिसमें विदेशी निवेश के लिए विशेष क्षेत्र थे। चीन ने 2001 में WTO का मेंबर बन गया। 2024 में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र चाइना बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत चीन व्यापार 1999 से सालाना 30% बढ़ रहा है। भारत का चाइना के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार घटा है और अभी वर्तमान में लगभग $150 बिलियन है, ये इनके बीच में व्यापार है और ये सब चीज़ें हैं। और 2020 में गलवान झड़प हुई, इसमें भारतीय सैनिक शहीद हुए, चाइना के ऐप बैन कर दिए। जापान G7 का एकमात्र एशियाई सदस्य देश है और युद्ध का इन्होंने नीति के रूप में त्याग कर रखा है। दक्षिण कोरिया हान नदी पर चमत्कार, ये सब चीज़ें हैं। और क्वाड जो आप बात करें, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर है, इस क्षेत्र में चीन को प्रति संतुलित करने के लिए भारत ने क्वाड का स्थापना की। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ये इसमें जो अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश हैं वो शामिल है। इनका एक संयुक्त मालाबार अभ्यास भी होता है दोस्तों, ठीक है। मालाबार संयुक्त अभ्यास, मालाबार संयुक्त अभ्यास, ये 2016 से लगातार हो रहा है, ठीक है। ईयू और आसियान दोनों ने दिखाया कि क्षेत्रीय सहयोग से ऐतिहासिक शत्रुताएं समाप्त हो सकती है। ये सब चीज़ें। इसके बाद में हम थोड़ा सा इन तीनों का कंपेरेटिवली अध्ययन कर लेते हैं। यूरोपीय यूनियन, चाइना और इन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो आप सभी को पहले से हमने जो पढ़ गए हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं बस। आसियान की स्थापना 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि से हुई थी। इसके सदस्य मूल रूप से 27 सदस्य देश हैं। जीडीपी इसकी $20 अरब के, मुद्रा इसकी यूरो है। सैन्य शक्ति दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। फ्रांस के पास 335 परमाणु। भारत से संबंध सकारात्मक है। FTA हो गया 2025 में, वार्ता नहीं हो गए। प्रमुख चुनौती ब्रेग्जिट, ब्रिटेन अलग निकल गया। यूक्रेन और सदस्यों में मतभेद है। भविष्य यूक्रेन की सदस्यता पर विचार कर रहा है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आसियान 1967 के बैंकांग घोषणा के माध्यम से इसकी स्थापना 10 सदस्य देश हैं। इसकी 3.8 खरब $, इसकी इकोनॉमी है। अलग अलग मुद्राएं हैं, ठीक है। अपेक्षाकृत सीमित है इसका प्रभाव, इसकी सैन्य प्रभाव बहुत कम है। एक्ट ईस्ट नीति और FTA के माध्यम से भारत के संबंध इसके अच्छे हैं। दक्षिण चीन सागर में और कुछ विवाद का मुद्दा है और इनके विभिन्न देशों के बीच में कुछ असमानताएं हैं। आसियान विजन 2025 भी इन्होंने किया है, जिसे हरित ऊर्जा और ये सब चीज़ें शुरू, जो स्मार्ट सिटी वगैरह है, ये योजना शुरू कर रहा है। चीन ने 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई, एकल राष्ट्र राज्य है और लगभग दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है इसकी, जो लगभग $20 अरब की इकोनॉमी है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इनकी जो मुद्रा है वो युआन है, जिसको रेनमिन भी बोलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सैन्य शक्ति है, जिसके 350 परमाणु बम हो सकते हैं। इसके भारत से संबंध इसके बहुत जटिल रहे हैं, क्योंकि कभी विवाद और कभी व्यापार में तो यहाँ आपस में सहयोग है, वहीं सीमा विवाद को लेकर विवाद भी चलता रहता है। और प्रमुख चुनौती ताइवान है और मानवाधिकार है। दक्षिण चीन सागर के विवाद हैं और 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की कगार पर आ खड़ा हुआ चीन। तो ये सब चीज़ें है। अब एक थोड़ी सी एक और सारांश देख लेते हैं। यूरोपीय संघ 1951 के यूरोपीय आर्थिक ये जो कोयला इस्पात संयंत्र था से लेकर 1992 की मास्ट्रिक्ट संधि तक के क्रमिक एकीकरण का परिणाम है। आज 27 देशों का ये सुपर नेशनल संगठन जीडीपी में $19.35 खरब, साझी यूरो मुद्रो, अपना झंडा, गान, विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी और दुनिया की सबसे बड़ी सेना के साथ एक महाशक्ति है। ब्रेग्जिट सदस्यों से मतभेद, यूरो का विरोध और साझा संविधान की विफलताएं इसका कुछ सीमाएं हैं। ये आप 2-3 नंबर में कोई पूछ ले तो आप क्वेश्चन
लिख सकते हो। इसके अलावा आसियान 1967 की बैंकॉक घोषणा पत्र से शुरू आसियान आज 10 देशों का संगठन है। आसियान वे अनौपचारिक हस्तक्षेप संप्रभुता समान और सहयोगात्मक मेल मिलाप इसकी पहचान है। 2003 के 3 स्तंभ यू जैसी दिशा इसको देते हैं, जैसे सुरक्षा समुदाय है, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। 1994 का ARF एशिया का एकमात्र बहुपक्षीय सुरक्षा मंच है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति 2010 का FTA और 22 का RCEP आसियान की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाते हैं। चीन का उदय कैसे हुआ? 1978 की ओपन डोर पॉलिसी के बाद चरणबद्ध उदारीकरण हुआ। कृषि 1982, उद्योग 1998 में इसने क्या किया? निजीकरण कर दिया। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन WTO में 2001 से मेंबर बना, ने चीन को दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। BRI बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव 2013 से 140 प्लस देशों में प्रभाव है। 2040 तक अमेरिका से आगे जाने का अनुमान है, किंतु बेरोजगारी, असमानता, पर्यावरण या ताइवान या मानवाधिकार की प्रमुख चुनौतियां इसके साथ भी बनी हुई है। वही बात करते हैं भारत चीन के संबंध। 1962 से सबसे पहले 1949 से दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे थे। हिंद चीनी भाई भाई 1954 का नारा भी था। और उसके बाद में 1950 में तिब्बत पे कब्जे से लेकर 1962 में भारत के साथ युद्ध हुआ, इससे कटुता आई। 1988 में रिश्तों में सुधार हुए। 1999 से वार्षिक व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 2020 की गलवान झड़प ने फिर तनाव बढ़ाया। LAC पर अभी भी तनाव है, किंतु व्यापार है वो लगभग $150 बिलियन से पार जा चुका है। सीमा विवाद या फिर CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दक्षिण एशिया में प्रभाव की और जटिल द्विपक्षीय संबंध बनाती है। जापान और दक्षिण कोरिया G7 का एकमात्र एशियाई सदस्य देश है। अनुच्छेद 9 से शांतिवादी बन गया। दक्षिण कोरिया का हान द्वीप पर चमत्कार और GDP 11वीं GDP दोनों क्वाड में भारत के साझेदार और इंडो पैसिफिक में चीन के संतुलन करता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये अपना समकालीन विश्व राजनीति का एक पार्ट तैयार अपना कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा किस प्रकार सत्ता के वैकल्पिक केंद्र मौजूद हैं और किस प्रकार अमेरिकी महाशक्ति को चुनौती मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कंटिन्यूसली इन चीज़ों को देखते रहें। मैं आपको NCERT जल्दी पूरी करवाने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।